हेलो बच्चों, ब्रेन्स जीएस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम जहाँ से मैंने ब्रेक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, देन उसके आगे हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप जीएस के पार्ट को लेके अगर देखा जाए, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस के लिए, लोअर के लिए या आरओ के लिए, तो और आपको जीएस समझ में नहीं आती है, ये हमारी एक गारंटी है कि आप मेरे टीम के साथ, मेरे चैनल ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़े और अपनी जीएस बेहतर करें और अपनी जो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सफलता को निर्धारित करें। कि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ना जीएस सर हिस्ट्री इतना लेंथी टॉपिक है, हम उसको कैसे समझेंगे, बहुत सारे उसमें ईयर हैं, बहुत सारे डेट हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं समझ में नहीं आती है, या कहीं से भी मैंने पढ़ा हुआ है मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़े और हम वादा करते हैं आपको कि कुछ ही दिनों में सिस्टमेटिक तरीके से आपको जब हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको जीएस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इल्तुतमिश, यानी कि हम लोगों ने पिछले जो क्लास में देखेंगे तो एक टॉपिक स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो दिल्ली की राजगद्दी पे कोई बैठता है तो वो है आपका इल्तुतमिश, उसकी कहानी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बच्चों हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपने एक स्लोगन अगर आपने मालूम हो कि गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के बाद कौन कौन से वंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, तो मैं एक बार उसको बता देते हैं, फिर हम लोग इल्तुतमिश पे आते हैं। यानी कि गुलाम वंश अभी टॉपिक चल रहा है और बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये इसका सिस्टमेटिक क्रम क्या है, हो सकता है गुलाम वंश हो, उसके बाद कौन सा वंश आए, तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप देखेंगे कि गोरखा तस्ले में, अगर ये सेंटेंस आपको याद है तो आप निश्चित रूप से जो है आप अपने कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे गा से हो गया है आपका, देखेंगे गुलाम वंश, क्या हो जाएगा गुलाम वंश। खा से हो जाएगा आपका खिलजी वंश, क्या हो जाएगा खिलजी वंश। ता से क्या हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा आपका सैयद वंश, सैयद वंश। और ला से क्या हो जाएगा लोधी वंश। ये सारे जो टॉपिक हैं, सारे वंश हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इनकी जो है 5 राजवंशों में शासन किया था। इनको सामूहिक रूप से है दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। और इसमें पहला जो है गुलाम वंश, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में आप पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में आपने लेक्चर लिया था। अब हम लोग जो है गुलाम वंश पे का जो अगनेस्ट है इल्तुतमिश, उस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्रम है। अगर आपने इस सेंटेंस को याद कर लिया है गुड़ खा तस्ले में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत की ये डायनेस्टी हैं जिनके बारे में आप डिटेल्स में आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो आपको भी मालूम है कि 1210 में चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत का उसका अभी कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी उसने डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारे बाद कौन सा शासक जो है राज करेगा। बहरहाल जो है एक विवादित पुत्र मिलता है जो कि इल्तुतमिश से पहले आराम शाह कुछ दिनों के लिए जो है बैठा राजगद्दी पे। विवादास्पद है, कुछ इतिहासकार मानते कुछ नहीं मानते हैं। तो एक नाम आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था
आराम शाह वो कुछ समय तक जो है राजगद्दी लाहौर पे बैठा। देन उसके बाद सारे लोग उस पर सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो विवाद है तो वो विवाद है, ठीक है। फिर उसके बाद जो राजगद्दी पे बैठता है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और ये भी गुलाम वंश का ही एक अगला सुल्तान होता है। और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो इसी से ही क्लियर होती हैं, जैसे कि देखा जाए तो ये इसके माँ बाप जो हैं इलवारी तुर्क थे। कौन से? कि ये इल्तुतमिश जो है इलवारी तुर्क थे, और इसके परिवार में इसके भाइयों की से नहीं पड़ती थी। तो क्या इसके भाइयों ने कि इसको जो है बाजार में बेच दिया। एक समय में बाजार में लोगों का बेचा जाना भी रहता था कि कहीं पे आप किसी भी सुल्तान ने या किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, हट्टे कट्टे लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को जो उसके साथ काम आएंगे उनको ज़बरदस्ती बंदी बना लिया जाता था, बाज़ार में सेल कर दिया जाता, बेच दिया जाता था आमदनी। तो जो लोग ज़रूरत होती थी उसको परचेज कर लेते थे, गुलाम बना के रखते थे, और गुलाम वफादार है, मेहनती है, तो उसको आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। और इस तरीके से जो देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बाज़ार से खरीदा, दिल्ली के बाज़ार में खरीद के दिल्ली में लाया गया। मौका पड़ा तो ये सुल्तान भी बन गया। तो इस तरीके से ये भी गुलाम था, और इसीलिए जो है गुलामों का गुलाम सुल्तान कहलाता है। इल्तुतमिश जब दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है, अगर एग्जाम में आए कि गुलामों का गुलाम सुल्तान कौन सा है, तो ये आपका इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम सुल्तान, गुलामों का गुलाम सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। अगला, जब ये राजगद्दी पे बैठा है इल्तुतमिश, तो एक इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो दो इसके विरोधी थे, जो ताजुद्दीन एल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। ताजुद्दीन एल्दौज जो है गजनी का था और कुबाचा ये मुल्तान का। उन्होंने इसको चैलेंज किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से तो उन्होंने वैवाहिक संधि अपना ली थी, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा। अब वो सर्वे सर्वा दिल्ली के इसके क्षेत्रों पर भी अधिकार करना चाहते थे। जो जैसे चैलेंज किया तो इसने डट के मुकाबला किया और उनको पराजित किया। तो इतिहास में नासिरुद्दीन महमूद और ताजुद्दीन एल्दौज को पराजित किया जो है ये 1216 में। कब किया था? 1216 में। तो वो जो 1216 में जो पराजित किया है, कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। क्या कहते हैं? तराइन का तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1516 में माना जाता है, ठीक है। तराइन था। इसमें दोनों जो दावेदार थे उस इल्तुतमिश को जो क्षेत्र मिला था उसमें निर्णायक रूप से पराजित कर देते थे। ताजुद्दीन एल्दौज ने अधीनता स्वीकार कर ली और जो है नासिरुद्दीन जो है उसको भी बाद में उसने सिंधु नदी में डूब के सुसाइड कर लिया था। तो ये एंड तो तराइन का प्रथम युद्ध, तो आपने पढ़ा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से पराजित किया था, जो आप पिछले उसमें गोरी वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो अगर कहीं पे एग्जाम में आए कि तराइन का तृतीय युद्ध, तो तराइन का तृतीय युद्ध यही इल्तुतमिश के और उनके विरोधी ताजुद्दीन एल्दौज नासिरुद्दीन कुबाचा के मध्य में हुआ था, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। तो गुलामों का गुलाम सुल्तान, अब जैसे ही राजगद्दी पे ये बैठा तो इसको एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या? कि चंगेज खां ने ख्वारिज्म राज्य पर आक्रमण किया था। तो ख्वारिज्म शाह का जो पुत्र है वो इल्तुतमिश के राज्य में आ गया, इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए मेरी मदद करो।
अब इल्तुतमिश ने पहली बार जो है कूटनीतिक का परिचय दिया, यानी कि खाम खां मंगोलों से दुश्मनी से अपने राज्य को बचाया। अगर उसने माघबन्नी की मदद कर दी है, ख्वारिज्म के जो सुल्तान का जो पुत्र चंगेज खां से बचता हुआ भारत में चला आता है, यानी कि इल्तुतमिश के राज्य में आ जाता है, इल्तुतमिश से मदद मांगता है तो वो मदद से मना कर देता है, तो इस तरीके से उसने अपने राज्य को मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया। ये एक होशियारी वाला काम है, ठीक है। तो चंगेज खां के आक्रमण से बचाया, चंगेज खां के आक्रमण से बचाया, चंगेज खां के आक्रमण, मंगोल आक्रमणकारी था, ये मंगोल था, ठीक है, मंगोलिया का रहने वाला, चाइना के ऊपर आप देखेंगे देश है मंगोल। इसका निकनेम भी बहुत आता है कि असली मूल नाम क्या था, तेमुचिन, ध्यान रखिएगा, तेमुचिन, यानी कि चंगेज खां का असली नाम, मूल नाम क्या था, तो तेमचिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में आया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं कि जो इल्तुतमिश है, राजगद्दी पे बैठने के बाद 1229 में खलीफा द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई, इसलिए दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान बोला जाता है। क्या? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान। जब मैंने वहां पे आपको ऐबक के बारे में बताया था, तो वहां पे फैक्ट बताए थे, इसको खलीफा द्वारा इसको परमिशन भी मिलती है, और ये राजधानी भी दिल्ली ले आता है, अपनी राजधानी लाहौर, क्योंकि ऐबक की राजधानी हेडक्वार्टर कहाँ पे था? लाहौर में था। इसकी राजधानी कहाँ पे बनती है? दिल्ली। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये था कि इसने सिक्के भी चलाए थे, तांबे का जीतल, है ना, और टंका वगैरह। तो अभी आगे हम लोग उस पर आ रहे हैं। तो ये वास्तविक सुल्तान कहलाता है दिल्ली सल्तनत, गुलामों का गुलाम भी सुल्तान कहलाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कि इसने कई ऐसे काम किए हैं जो इसके समय में बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। जैसे कि एक व्यवस्था इसने लागू की थी अपने राज्य में, इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था का मतलब है कि जो भी इसके राज्य में सैनिक थे या जो भी व्यक्ति जिसको सैलरी के बदले एक निश्चित भूभाग दे दिया जाता था सुल्तान की तरफ से, वो कहलाता था इक्ता। तो जो आपको मालूम है कि निश्चित एरिया दे दिया, वहाँ पे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करने के बाद एक हिस्सा जो है शाही कोष में भी जमा करना होता। भाई ऐसे तो जो इक्तेदार है अपने मनमाफिक लूटपाट करेगा, और वही इक्तेदार जो है जब कहीं आक्रमण करना होता था युद्धकालीन, तो वहाँ से लोगों को आर्मी में भर्ती कर लिया जाता, ट्रेनिंग वगैरह, घोड़े, हथियार वगैरह देना, दे सारा चीज़ें अपना खर्चा निकाल के शेष भाग जो है सुल्तान को दिया जाता था। जो सुल्तान को भाग दिया जाता था इक्तेदार द्वारा, वो कहलाता था फवाजिल। इक्ता व्यवस्था के साथ साथ फवाजिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्तेदार द्वारा जो सुल्तान को कर वसूल करके जो हिस्सा सुल्तान के राजकोष में जो जमा होता था, ठीक है, एक हिस्सा जो दिया जाता था, वो कहलाता था फवाजिल। क्लियर? तो इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की? वो अब देखा जाए वैध रूप से जो है इल्तुतमिश ने शुरू की, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसकी जो व्यवस्था है मोहम्मद गोरी ने भी शुरू की थी। लेकिन इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में अगर किसी ने लागू की है, जिसकी शुरुआत की है, तो वो इल्तुतमिश ने। क्लियर हुआ? अगला हम लोग इसी टॉपिक चलते हैं कि अगला जो डेवलपमेंट का काम है, जो आपने देखा है पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, पूरी नहीं करवा पाया था। कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाता है तो वो कौन करवाता है? इल्तुतमिश। ठीक है, कहाँ पे है कुतुब मीनार? दिल्ली में है, मीनार शमसी उसका नाम है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत थे, उनकी ही याद में जो है
महरौली दिल्ली में उसकी स्थापना की गई थी और कंप्लीट जो करवाया है वो इल्तुतमिश ने। अगला एक काम और किया था, इल्तुतमिश ने राजस्थान में एक जगह है नागौर, वहाँ पे एक दरवाज़ा स्थापित किया था, अतारकिन दरवाज़ा। अतारकिन दरवाज़ा को किसने एक इमारत बनाई, वहाँ पे एक बड़ा सा विशाल दरवाज़ा बनवाया उस इमारत में, जो कहलाता है अतारकिन दरवाज़ा। कहा जाता है कि इसी की प्रेरणा के बाद जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आए, अकबर ने किस दरवाजे से प्रेरणा लेकर फतेहपुर सीकरी में विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा बनवाया, तो बुलंद दरवाज़ा जो कहलाता है, किसकी प्रेरणा से या किसके क्या नाम है, कुछ उसके जैसे बनाने का प्रयास किया, तो वो इतना बड़ा विशाल बना है कि विश्व का अभी भी देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंदशहर, और प्रेरणा जो ली है अतारकिन दरवाज़ा नागौर या जोधपुर में जो है। ठीक है। अगला एक काम और इसने किया है, जो कि इसने जो दिल्ली में इसका किला था, किले के पीछे एक खंबा लगा हुआ था, वहाँ पे लोहे का खंबा था, उसके पीछे एक घंटा उस खंबे में घंटा लगा हुआ होता था, कोई घंटा बजा हुआ होता। कोई भी व्यक्ति जो सुल्तान से डायरेक्ट न्याय या फरियाद या कुछ डिमांड ऐसे है, या किसी सैनिक द्वारा या कोई किसी के द्वारा परेशानी किया गया है और सुल्तान से डायरेक्ट अपनी मांग या डिमांड रखना है, या अपनी आपको दरबार में पेश करवाना है, तो उसके लिए जो था एक ड्रेस कोड था, उसको लाल ड्रेस में पहन के आनी थी और वो घंटा बजाना होता था। तो सुल्तान के पास वो मैसेज पहुंचा जाता था, सैनिक उसको लेके जो है सुल्तान के दरबार में पेश करते थे और अपनी वो फरियाद कर रखता था वहाँ पे। यानी कि जो है न्याय का जो है अगर कोई शासक कहलाता है तो वो न्याय की जंजीर का शासक दिल्ली सल्तनत में कोई कहलाता है तो वो इल्तुतमिश, क्या कहते हैं, न्याय की जंजीर का शासक, जंजीर का सुल्तान। लेकिन इतिहास में जो न्याय की जंजीर का जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में हो इसको, लेकिन जो फेमस है वो है आपका जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाह, जो आगे आप पढ़ेंगे, अगर मुगल में पूछा जाए या इसमें ऑप्शन नहीं है तो ये फेमस जो है वो ये है, जहांगीर ने आगरा के लाल किले के पीछे जो सारी व्यवस्थाएं इसी तरीके से की हुई थी। और दिल्ली सल्तनत में अगर लगा दिया गया कि न्याय की का सुल्तान, ये न्याय की जंजीर का सुल्तान कौन था, तो वो इल्तुतमिश, ऐसा उसने व्यवस्था। अगला जो है तांबे का टंका, तांबे का टंका और पीतल का ठीक है। तो टंका और जीतल जो सिक्के चलवाए थे वो किसके द्वारा करवाए थे, वो इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था कौन, इल्तुतमिश, जिसने इसकी परंपरा शुरू की थी कहाँ पे, दिल्ली में, और पहला सुल्तान था। दूसरा, इन जो टंका और जीतल हैं इनमें टकसाल लिखने की भी परंपरा शुरू की। टकसाल लिखने यानी कि टकसाल कहाँ छपते हैं और मतलब किस जो है जो जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, छपाए जाते हैं, उसका नाम वगैरह बाकायदा विवरण, जिससे नकली कोई सिक्के मार्केट में ना आ जाएं, ये सारी चीज़ें। तो क्या नाम है, सॉरी, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये सिक्के जो है टारी हुए थे। टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है ये भी इल्तुतमिश ने ही की। और
अपने शासन को आगे बढ़ाया है। अगला हम लोग चलते हैं कि मुद्रा निर्माण का जो जनक है, जो जन्मदाता है, वो भी इसी को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश एकमात्र ऐसा सुल्तान रहा है जिसने सबसे पहले शासन व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया और उसमें वो सफल हुआ। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसने एक सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। मकबरा निर्माण शैली का भी जनक कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है इसी ने बनवाया है और मकबरा निर्माण शैली का जनक भी जो है इसी को कहा जाता है, इसको इल्तुतमिश को। और एक काम और इसने किया था कि 1229-30 में एक इसने ग्वालियर अभियान किया था। ग्वालियर अभियान किया था तो उसी अभियान में से जाने से पहले अपनी जो शासन की बागडोर है पूरा पावर, पूरा चार्ज दे दिया अपनी पुत्री रजिया को। तो रजिया को दिया, वो केवल एक ट्रायल था, क्योंकि इसको लग रहा था कि हमारे जो पुत्र हैं वो इतने योग्य और टैलेंट नहीं हैं, हमारी जो पुत्री है वो योग्य है, टैलेंट है, तो क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो पूरा अधिकार दिया हुआ था। जैसे ग्वालियर अभियान पूरा करने के बाद कई महीने लगे और जब वापस आया दिल्ली में तो देखा कि रजिया ने अपना जो काम है बखूबी किया। उसी समय उसने डिक्लेयर किया कि हमारी जो उत्तराधिकारी होगी वो हमारी पुत्री होगी रजिया, वही आगे जो है हमारे बाद सुल्तान बनेगी। ठीक है, तो रजिया की कहानी आप देखेंगे, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपका जो है इल्तुतमिश यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान टॉपिक पूरा होता है। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे रजिया एंड सुल्तान, उसकी कहानी सारी बताएंगे और बहुत सारी कंट्रोवर्सी वहाँ पे होती है। उसके भाई जो है विद्रोह कर देते हैं, रिवॉल्ट राज्य में फैल जाता है। तो रजिया का जो शासनकाल थोड़ा बहुत रहा है, भारत की पहली महिला जो सुल्तान बनी है, पहली और अंतिम महिला जो सुल्तान बनी थी रजिया, उसके बारे में आगे की क्लास में रखेंगे। अगर आपको जो क्लास कैसी लग रही है आप अपने व्यू दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रेन्स जीएस, अपनी जीएस को नए आयाम दें और अपनी सफलता की जो नीड आपको है सफलता प्राप्त करने की, उसमें पूरी तरीके से कर्तव्यबद्ध हों। ठीक है, तो अगले वीडियो में के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, ओके, बाय।